शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 खबरों पर। पहली बड़ी खबर है, पूरे देश में शांति से मनाई गई हनुमान जयंती। दिल्ली के जहांगीरपुरे में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई शोभा यात्रा, तो बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने संभाली सुरक्षा की कमान। दूसरी बड़ी खबर, बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार और कहा कि लगातार हो रहे खुलासों से विपक्ष बेचैन हो गया है। तीसरी खबर, संसद सत्र खत्म होने पर विपक्ष के सांसदों ने तिरंगा यात्रा निकाली और कहा कि अडानी पर सवालों से बचने के लिए सरकार ने नहीं चलने दी संसद। चौथी खबर, और कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में हुए शामिल, जिस पर सीनियर एंटनी ने जताया दुख। तो बात पते की शुरू करेंगे अब हम पहली खबर के साथ। हिंसा और हंगामे की आशंका के बीच दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाली गई। पिछले साल इस इलाके में हिंसा हुई थी और इसीलिए इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। शोभा यात्रा को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी, इसलिए तय रूट पर ही यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर आसमान से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर भी रखी गई। शोभा यात्रा को देखते हुए जहांगीरपुरी के उस इलाके में कई लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो पुलिस बैरिकेडिंग की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, जो एलआईयूज हैं उनको एक्टिव मोड पर रखा गया है और दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए पूरा जो है इसको वॉच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ड्रोन के जरिए पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। मस्जिद की छतों पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए किसी भी व्यक्ति को अभी फिलहाल छत के ऊपर इस तरीके से अनवांटेड तरीके से ना जाए। पिछले साल जिस इलाके में हिंसा भड़की थी, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान कुछ गलियों के गेट पर शाम 4 बजे तक ताले भी लटका दिए गए ताकि लोग बाहर न निकल सके। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर ताला लगा दिया है। तमाम गलियां बंद है ताकि किसी तरह की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि जब शोभा यात्रा निकलेगी उस दौरान किसी तरह की घटना न घटे, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ताला लगा दिया है। लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइए, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है? दिल्ली पुलिस का तरफ से ताला लगा दिया गया है। बोला 4 बजे खोल देंगे। आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, रोड पे भीड़ भाड़ ना करें, इसी वजह से ताला लगा दिया गया। सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शोभा यात्रा में रथ और डीजे को भी इजाजत नहीं दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने शोभा यात्रा में इस्तेमाल करने के लिए ले जाए जा रहे डंडे भी जब्त कर लिए। कहा जा रहा है कि इन डंडों में कील लगी हुई थी। इस दौरान पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल होने जा रहे लोगों में हल्की कहासुनी भी हुई। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस पर यात्रा में शामिल लोगों को परेशान करने का आरोप लगा दिया है। वीएचपी का आरोप था कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर यात्रा में आ रहे लोगों को रोका, जबकि यात्रा निकालने की पहले से ही इजाजत दे दी गई थी। ये परमिशन हमारे को मंजूर की गई है। सारे रोड हमारे बंद है। जब बाइक ही नहीं आएगी तो ये यात्रा शोभा यात्रा की परमिशन किस प्रकार से आपने हमें दी है? ये पहली बार हो रहा है क्या नाम है, हम भारत में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो उसको सही तरीके से भी नहीं मना सकते। हालांकि जहांगीरपुरी पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस के इंतजामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में शानदार शोभा यात्रा निकल रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जैसी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने की है और जिन लोगों को ये लगता था कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने पर रोक लग जाएगी क्योंकि उन्होंने विघ्न डाला है, उन लोगों को आज राम भक्तों ने और सुरक्षा उन्होंने विघ्न डाला है, उन लोगों को आज राम भक्तों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर ये मुंहतोड़ जवाब दिया है कि कोई भी शोभा यात्रा को रोक नहीं सकता है। इस बीच दिल्ली के शाहदरा में भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई झांकियां शामिल थी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल में भी शांति के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। श्रद्धालुओं ने उन शहरों में भी शोभा यात्रा निकाली जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा की गई। रामनवमी के दौरान हिंसा के शिकार बने हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई। क्योंकि असामाजिक तत्व गड़बड़ी न कर सके, इसलिए पूरे इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। कोलकाता में भी शांति के साथ शोभा यात्रा निकली। वहीं हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी भी हनुमान जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें बाहरी बताकर कार्यक्रम में आने से रोकने की कोशिश की, जबकि वो स्थानीय सांसद हैं।
हनुमान जयंती के मौके पर हुगली में शोभा यात्रा भी निकाली गई। हालांकि इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ में कुछ लोग हाथों में तलवार लिए भी नजर आए। ये लोग खुलेआम तलवारें लहराते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस लोगों की पहचान में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस तलवार लहराते दिख रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये जुलूस की तस्वीरें देखिए, अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ में कुछ लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं ये तलवार लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं। हुगली में जो शोभा यात्रा निकली उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर पूरे देश में प्रशासन मुस्तैद था और हर संवेदनशील जगह पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर नजर आईं। चूंकि बंगाल में रामनवमी पर हिंसा भड़की थी, इसलिए राज्य में खास सतर्कता बरती जा रही है। अमन चैन बिगाड़ने की कोई साजिश कामयाब न हो सके, इसलिए संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद दिखी। राज्य पुलिस की मदद के लिए कोलकाता, हुगली, बैरकपुर में सीआरपीएफ की 3 कंपनियां भी तैनात की गयी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब हनुमान जयंती पर जो है ये आदेश दिया है राज्य सरकार को कि वो केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करे और उसी को देखते हुए 3 टुकड़ियों को तैनात कर लिया गया है केंद्रीय सुरक्षा बल को। आप तस्वीरों में देखिए सीआरपीएफ की ये टुकड़ी है और कुल मिलाकर 3 जगहों पर उन्हें स्टैंड बाई पर रखा जाएगा, कोलकाता, हुगली और बैरकपुर। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर एडवाइजरी जारी कर राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा था। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए थे। इसलिए हावड़ा में भी खास सतर्कता बरती गई, क्योंकि यहाँ पर रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस मुस्तैद दिखी। इस दौरान ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई। चूंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी सूरत में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए। इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस खुद कोलकाता की सड़कों पर निकले। उन्होंने कई इलाकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। इस दौरान गवर्नर ने स्थानीय लोगों और पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में भी जाना। गवर्नर ने प्रसिद्ध 4 चौक हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। इस दौरान गवर्नर ने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। हनुमान जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। छिंदवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान सांसद नकुलनाथ ने हेलीकॉप्टर से लोगों पर फूल बरसाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जन्मोत्सव में शामिल हुए थे। गुजरात के बोतड़ में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। हैदराबाद में हनुमान शोभा यात्रा से पहले बीजेपी नेता टी राजा को हिरासत में लिया गया। इससे पहले रामनवमी के दिन विवादित टिप्पणी के बाद उन पर 2 मामले दर्ज हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के बेटे और केरल में कांग्रेस के नेता अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए। पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने हनुमान के कामों का उदाहरण देकर बीजेपी की कार्यशैली का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। पीएम ने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ता भी हनुमान जी के जीवन आदर्शों से ही प्रेरित होकर काम करते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही तो भाजपा की प्रेरणा है। हनुमान जी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब परिवारवाद, वंशवाद है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी बुराइयों से देश को मुक्ति दिलाने का संकल्प दोहराया। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है
पीएम मोदी ने कहा कि बादशाही मानसिकता वालों ने जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की और बादशाही मानसिकता की आवाज को कुचल दिया। बीजेपी के मुताबिक स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की चर्चा कर कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दे दिया। इसके लिए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि हम समाज के हर तबके तक विकास को पहुंचाने के लिए सत्ता में हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें भी अपनी सारी शक्ति समाज के लिए लगानी है। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर पीएम के वार पर कांग्रेस ने कहा कि उनकी पार्टी ने ही गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। सारे गरीबों के लिए सारे कार्यक्रम किसके बनाए? सब कांग्रेस के। पीएम के बादशाही मानसिकता वाले बयान से विपक्ष नाराज दिख रही है। 44वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाने का आह्वान भी किया। और बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वॉल राइटिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय की दीवार पर नड्डा बीजेपी का लोगो उकेरते दिखे। वॉल राइटिंग के माध्यम से नेशन वाइड हमारा ये जो लोकसभा प्रवास का कैंपेन है, जिसका आयाम है वॉल राइटिंग, वो प्रारंभ हो रहा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी कार्यालयों में पार्टी का झंडा फहराकर 14 अप्रैल तक चलने वाले कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा सबका साथ सबका विकास और कांग्रेस और भाजपा विरोधियों का कुछ का साथ कुछ का विकास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून में पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया और कहा कि पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कार्यकर्ता अहम योगदान करते हैं। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हालांकि किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया और हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। अमरावती में स्थानीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने भव्य हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। नवनीत राणा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में उत्सव की अपनी एक परंपरा है। हनुमान जन्म उत्सव इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी परंपरा, हमारी विचारधाराओं को तो हम मानेंगे। राणा दंपति के कार्यक्रम में भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राणा दंपति के इस कार्यक्रम में पिछले साल की घटना का साया भी मंडराता दिखा। नवनीत राणा और रवि राणा पिछले साल हुई अपनी गिरफ्तारी को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमलावर भी दिखे और कहा कि इस बार प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। हनुमान जी का नाम लेना और हनुमान चालीसा पठन करने पे पिछले साल महाराष्ट्र में वो देशद्रोह था और मुझे लगता है आज महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पठन करना या राम जी का नाम लेना कोई देशद्रोह नहीं होगा। दरअसल पिछले साल पाबंदियों के बीच राणा दंपति ने मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। वही हमने संकल्प किया कि बाहर निकलते ही इतनी ऊंची प्रतिमा मूर्ति की स्थापना करेंगे कि उद्धव ठाकरे जैसे विरोधक जब महाराष्ट्र में घूमेंगे तो बजरंगबली की 111 फुट की प्रतिमा उनको दिखना चाहिए। रवि राणा ने कहा कि राम मंदिर के लोकार्पण के दिन ही अमरावती में 111 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करवाया जाएगा। विदिशा में बागेश्वर धाम की तरफ से आयोजित कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे, जिसके लिए देर रात धीरेन्द्र शास्त्री विदिशा पहुंचेंगे। कलश यात्रा की तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। कलश यात्रा के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी तैयारियां की गई। कलश यात्रा का रूट पहले से ही तय कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए कार्यक्रम में 1500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। यूपी के बिजनौर में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक और महिला बुरी तरह घायल हो गए थे। हादसे पर सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। टोल नाके का गेट तोड़कर एक कार ने दूसरे वाहन को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद से कार चलाने वाला शख्स फरार है। मध्य प्रदेश के रीवा में अस्पताल की लिफ्ट देर रात अचानक खराब हो गई, जिसके बाद लिफ्ट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग 1 घंटे तक फंसे रहे। लिफ्ट के अंदर का वीडियो अब वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बचाया गया। हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में दुकानों में भीषण आग लगी है। दुकानों की आग आसपास भी फैल गई थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। बिहार में शांति के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। हालांकि किसी अनहोनी की आशंका के कारण प्रशासन पूरी तरह तैयार दिखा और इसीलिए हर संवेदनशील जगह की निगरानी की गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रामनवमी के दिन हिंसा का शिकार बने सासाराम में तनाव के बीच हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां भी मंदिरों में दर्शन के लिए लोग जुटे। इस दौरान मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह से तनाव पैदा न हो। वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में भी शांति से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया और मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। दरअसल बिहार शरीफ में भी रामनवमी पर हिंसा हुई थी, इसलिए प्रशासन ने खास एहतियात बरती। इस दौरान सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला और संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई ताकि अमन चैन बिगाड़ने की कोई भी साजिश कामयाब न हो सके। इस बीच बिहार में हिंसा पर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। अब राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह के दंगाइयों को उल्टा टांग देने वाले बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बिहार की जनता उल्टा करने वालों को सीधा कर देगी। उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। हालांकि बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी से सवाल किया कि क्या वो लोग दंगाइयों को सजा नहीं फूल बरसाना चाहते हैं। दंगा का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए अगर गृह मंत्री जी ने कहा कि दंगाइयों को उल्टा टांगना चाहिए, इस पर महागठबंधन के लोगों को एतराज क्यों है? तेजस्वी जी और नीतीश जी को एतराज क्यों है? आखिर दंगाइयों पर क्या वो फूल बरसाना चाहिए? हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की तस्वीर भी दिखी। यात्रा में बजरंग बली की प्रतिमा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की और आपसी भाईचारे की मशाल पेश की। इन तस्वीरों को आप देखिए। हनुमान जी की प्रतिमा पर फूल बरसाए गए और खास बात यह है कि जिस गंगा जमुनी तहजीब के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ता है वो यहाँ पर देखने को मिली। मुस्लिम भाइयों ने भी इस पूरी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर फूल बरसाए। सब भाई हमारे भोपाल गंगा जमुना तहजीब का शहर है और यहाँ की परंपरा हमेशा रही है। यहाँ का हिंदू मुसलमान सभी त्योहारों में, देखिए मेरे हाथ पिन खजूर है, रोजे का 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद में रोजा खोलूंगा। अभी कोई अपने भाई पूछ पता रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर। और हमने और जगहों पे छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, ये उनको हम संदेश देना चाह रहे हैं। कुछ नहीं है, ये इस लड़ाई झगड़ों दंगों से हमारा देश ही पीछे होगा। इस तरीके से आपस में प्यार बांटे चलें और हिंदुस्तान को दुनिया में नहीं, दुनिया में नंबर 1 देश बनाएं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, काले कपड़े पहने कांग्रेस नेताओं सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट के पास आ गए और अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार का व्यवहार संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। लोकसभा में आज बीजेपी के नेता भगवा अंगवस्त्र पहने हुए दिखे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर माफी की मांग पर हंगामा किया गया। लोकसभा के साथ साथ आज राज्यसभा में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की शिष्टाचार बैठक आयोजित की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बिना किसी सबूत के सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अडानी को थाली में सजाकर पोर्ट दिया था। It was the Congress government which gave on a platter the Belgium port to Adani. It was not given on the basis of any tender.
वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस काले कपड़े पहनकर अपनी काली करतूत छिपा रही है। हमारे यहाँ सिस्टम से चलता है, कांग्रेस के मनमानी से देश नहीं चल सकता। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार पूरे सत्र में सिर्फ अडानी को बचाने में लगी रही। लगातार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कितना कामकाज हुआ, चलिए आपको समझा देते हैं। लोकसभा के 11वें सत्र में 25 बैठकें हुई जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, यानी लोकसभा में 45 घंटे से थोड़ा ज्यादा काम हुआ। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक पेश किए गए तथा 6 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी दिए गए। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले चरण में 56.3% कामकाज हुआ, जबकि दूसरे चरण में महज 6.4% कामकाज ही हो पाया। इस तरह राज्यसभा में बजट सत्र में संयुक्त रूप से सिर्फ 24.4% कामकाज हुआ। अडानी और राहुल गांधी की माफी के मुद्दे पर हुए हंगामे की वजह से राज्यसभा में 103 घंटे 30 मिनट कामकाज बाधित रहा। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने तिरंगा मार्च निकाला। संसद से विजय चौक तक के इस मार्च में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। जबकि विपक्षी सांसदों के इस तिरंगा मार्च का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी सांसद तिरंगे के साथ सड़क पर उतर आए और उन्होंने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। विपक्ष के इस तिरंगा मार्च में करीब 18 पार्टियां शामिल हुई। विपक्ष का ये मार्च अडानी मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन को लेकर था। विपक्ष अपने मुद्दे पर कायम है। उसका कहना है कि कहीं न कहीं जेपीसी का गठन होना चाहिए था। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार अडानी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती है। संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च के बाद विपक्ष ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि अडानी के मसले पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसके हिसाब से चलती नहीं है। सरकार इतना जो खासकर मोदी जी जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों एक ही कैपिटलिस्ट को इतना सब संपत्ति सरकार की क्यों दे रहे हैं? वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लूटने वाला अगर गुनहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि आखिर अडानी की संपत्ति सिर्फ 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसे हुई। विपक्ष के तिरंगा मार्च पर बीजेपी के कई नेता सवाल उठाते दिखे। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अकेले नहीं लड़ सकते, तो सभी पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जहां तिरंगा मार्च कर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को ठुकरा दिया। काहे को जेपीसी, काहे को अडानी? जो आरोप लगाया था एक बाहर की कंपनी के रिपोर्ट पर, बैंकों ने उसका जवाब दे दिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष खुद को असहाय महसूस कर रहा है। विपक्ष पूरा आज अपने को असहाय महसूस कर रहा है। उनको लग रहा है कि क्या करें, अकेले नहीं लड़ सकते तो साथ में आ गए। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। फिलिस्तीन के उपद्रवियों पर इजरायल पुलिस के एक्शन के बाद लगातार तनाव बढ़ रहा है। यरूशलेम में इजरायल की पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच 48 घंटे में दूसरी बार झड़प हुई। इससे पहले पुलिस ने उपद्रव के आरोप में सैकड़ों फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई की थी। अर्जेंटीना में मजदूरों के समूह ने ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे मजदूरों ने IMF के साथ हुई डील का विरोध किया और रोजगार की मांग की। कोलंबिया का नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। आने वाले दिनों में ज्वालामुखी के फटने के आसार को देखते हुए लोगों को पलायन का आदेश दिया गया है। अमेरिका में एक नूडल रेस्टोरेंट में स्टाफ की कमी को रोबोट पूरा कर रहा है। यहाँ रोबोट्स की मदद से खाना सर्व किया जा रहा है। स्क्रीन टच के साथ रोबोट को निर्देश दिए जाते हैं। चीन के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग ने कहा कि युद्ध के संकट को कम करने के लिए चीन फ्रांस के साथ काम करने को तैयार है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में एक शख्स ऐसा भी था जिसे खुद ये उम्मीद नहीं थी कि उनको पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा, लेकिन कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
क्योंकि उन्हें ये सम्मान बरसों के लंबे इंतजार के बाद मिल रहा था। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ये है कर्नाटक के मशहूर बीदरी शिल्प के दिग्गज कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी। पद्म सम्मान समारोह खत्म होने के बाद जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित हस्तियों से मुलाकात कर रहे थे, तब शाह रशीद ने उनसे ऐसी बात कह दी जिसका पीएम को कोई अंदाजा तक नहीं था। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ, उसके बाद वो खामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए शाह रशीद ने अपनी बात दोहराई। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। शाह रशीद को कर्नाटक के बीदर की 500 साल पुरानी बीदरी कला को जिंदा रखने और उसे देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाने का श्रेय हासिल है। बीदरी कला में धातुओं पर बारीक नक्काशी की जाती है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के एक बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि गोरी अंग्रेज लड़कियों का पाकिस्तानी रेप करते हैं। यही नहीं, एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ ब्रिटिश पाकिस्तानी यूके में बाल शोषण गिरोह चला रहे हैं। ये गिरोह अंग्रेज लड़कियों को ड्रग्स देते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को प्रशासन की ओर से छूट मिलने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार सुएला ब्रेवरमैन की इस टिप्पणी से बौखला गई और अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बालोच ने कहा कि ब्रेवरमैन ने ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों पर अलग तरीके से निशाना साधने और उनसे इसी तरह व्यवहार करने के इरादे से बहुत ज्यादा भ्रामक तस्वीर पेश की। ब्रिटिश गृह मंत्री ने कुछ लोगों के आपराधिक व्यवहार को गलत तरह से पेश करते हुए पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया। भले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के बयान को गलत करार दिया हो, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक लड़की से रेप की घटना सामने आई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पार्क में आने वालों को रोशनी वाली जगहों पर बैठने की नसीहत दी थी। यही नहीं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हर पार्क के लिए एक मैनेजर नियुक्त कर दिया था, जबकि 6 बजे के बाद लोगों के पार्क में जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इस सब के बावजूद पाकिस्तान में हर रोज बलात्कार की वारदात होती रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज रेप की 12 घटनाएं दर्ज की जाती हैं। साल 2022 में यौन हिंसा के 2,856 केस दर्ज किए गए थे। 2017 से 2021 तक 21,900 रेप केस दर्ज किए गए, जबकि यौन हिंसा के 4% मामलों पर ही सुनवाई हो सकी। इन आंकड़ों को देखने के बाद भी अगर पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि सुएला ब्रेवरमैन के आरोप बेबुनियाद हैं, तो उसकी समझ पर ही सवाल उठने तय हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर देश को संकट से निकालने के लिए इंडिया मॉडल पर काम करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस रास्ते पर चलकर तरक्की की है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। दरअसल जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान आर्थिक संकट को दूर करने के लिए प्रवासी पाकिस्तानियों के निवेश पर जोर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विदेशों में बसे पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में पैसे भेजना कम कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर की किल्लत और ज्यादा बढ़ गई है। 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो उनके पास डॉलर्स हैं। सारे मुल्क, सारे पाकिस्तान में कम डॉलर्स हैं 22-23 करोड़ लोगों के, जो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास डॉलर्स हैं। वो लोग वो जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस वक्त वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, हमारा ये डॉलर का मसला हल हो जाएगा। इस दौरान इमरान खान ने भारत और चीन मॉडल का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों देशों ने इसी रास्ते पर चलते हुए विकास किया। हिंदुस्तान और चाइना, ये दोनों जब उनकी जब तरक्की शुरू हुई थी, तो सबसे पहले इन्होंने माहौल बनाया था कि इनके अपने लोग जो बाहर बैठे हुए थे, हिंदुस्तान से लोग बाहर, जो चाइना से लोग बाहर, पहले उन्होंने अपने मुल्क पर सरमायाकारी की थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इमरान खान तरक्की के लिए इंडिया मॉडल पर चलने की बात करते रहे हैं। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए रियाद से राहत भरी खबर आई है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सऊदी अरब ने $2 अरब की फंडिंग करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री इशाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले सऊदी अरब जाएंगे।
जहां सऊदी अरब की ओर से आर्थिक मदद का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। वैसे पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब से $2 अरब मिल जाते हैं तो IMF से कर्ज मिलने के दरवाजे भी खुल सकते हैं, क्योंकि IMF ने दूसरे देशों से $3 अरब हासिल करने की शर्त लगाई हुई है। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने के बाद पाकिस्तान को सिर्फ $1 अरब का जुगाड़ करना होगा और IMF उसे कर्ज देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कितनी जल्दी होगा, इस पर संशय है। देश में 6 महीने के बाद कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों में आई तेजी ने बीते 6 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,335 नए केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 25,587 तक पहुंच गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 559 नए मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 509 नए मरीज सामने आए हैं। गुजरात में 351 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि कर्नाटक में कोरोना के 242 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है, जिनमें कर्नाटक में 2 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में भी 2 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। पंजाब में 1 और केरल में भी 1 मरीज की मौत हुई है। कोरोना का खतरा एक बार फिर से डराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अप्रैल महीने के सिर्फ 5 दिन बीते हैं और इन 5 दिनों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। बीते 3 दिनों से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 1 अप्रैल को कोरोना के 3,824 नए मरीज मिले थे। 2 अप्रैल को 3,641 नए केस सामने आए। वहीं 3 अप्रैल को कोरोना के 3,038 नए मामले सामने आए। 4 अप्रैल को यह आंकड़ा बदलकर 4,435 तक पहुंच गया और 5 अप्रैल को कोरोना के 5,335 नए केस सामने आए। तो रफ्तार का आप अंदाजा लगाइए किस तेजी के साथ कोरोना के केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है। अब आपको मुंबई से आई एक अच्छी तस्वीर दिखा देते हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती को लेकर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। प्रियंका ने यहां भगवान गणपति के दर्शन किए और बेटी को उनका आशीर्वाद दिलवाया। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने प्रियंका चोपड़ा को भगवान गणेश की एक मूर्ति भी भेंट की। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल से बाहर आने की कोशिशों को एक बार फिर झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन जमानत मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ट्रेन में यात्रियों को आग लगाने के मामले में आरोपी शाहरुख को केरल के कोझिकोड ले जाया गया। जांच में शाहरुख की एक डायरी भी मिली है। पुलिस को शक है कि घटना में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में रिहायशी इलाके में लगी आग खेतों तक पहुंच गई, जिसके बाद सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से दर्जनों झोपड़ियां भी जली हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गौ तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई। पशुओं और खाल की तस्कर करने वाले आरोपी की 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। ब्राजील में सेंटा कैटारीना में एक प्री स्कूल के बाहर गहमा गहमी थी और बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। बताया यह गया कि यहां एक हमलावर ने कुल्हाड़ी से वार कर 4 बच्चों की जान ले ली, जबकि इस हमले में 5 बच्चे घायल हो गए। ब्राजील के सेंटा कैटारीना में जिस स्कूल में हमला हुआ वो डे केयर था, जहां छोटे छोटे बच्चे थे। 25 साल का एक हमलावर इस स्कूल की दीवार कूदकर अंदर घुसा और वहां मौजूद बच्चों और स्टाफ पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पूरा इलाका जैसे छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन जब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। Nós constatamos o óbito de 4 crianças, sendo 3 meninos e uma menina, na faixa etária de 5 a 7 anos. हमले के बाद आरोपी ने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। शुरुआती जांच में हमलावर का स्कूल के साथ कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने छोटे बच्चों को निशाना क्यों बनाया। ब्राजील के प्री स्कूल में हुए हमले में जिन बच्चों की मौत हुई उनकी उम्र 5 से 7 साल की बताई गई। स्कूल में हमले की खबर फैलते ही वहां के लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। जिनके बच्चे स्कूल के अंदर थे वो स्कूल के बाहर दहशत में खड़े दिखाई दिए। सेंटा कैटारीना के ब्लूमैनो के सामने आई तस्वीरें दिल बैठा देने वाली थी। हमले में जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया था, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
हमलावर और भी बच्चों को निशाना बना सकता था। बताया गया कि जैसे ही स्कूल में हमले की खबर मिली और चीख पुकार मची, एक महिला टीचर ने बहुत सारे बच्चों को छिपाकर कमरे में बंद कर लिया, जिससे हमलावर को ये पता नहीं चल पाया कि स्कूल में और बच्चे भी हैं। A diretora nos informou agora que tem uma pessoa exclusiva para fazer o acesso e também a liberação das crianças. O muro tem uma altura considerável e mesmo todo esse aparato não foi suficiente. ब्लू मैनो में इस वक्त दहशत का माहौल है और मेयर ने हालात देखते हुए सभी स्कूलों में फिलहाल क्लासेस बंद करवा दी हैं। पुलिस सेंटा कैटरीना के डे केयर में हुई बर्बरता की तह खंगाल रही है कि आखिर हमलावर ने एक प्री स्कूल में ऐसी बर्बरता क्यों दिखाई, जबकि उसका ना तो स्कूल से और ना ही वहां के किसी शिक्षक से कोई वास्ता था। पुलिस ने बताया कि हमलावर की हिस्ट्री हिंसा और ड्रग्स से जुड़ी रही है और उसने मार्च 2021 में अपने सौतेले पिता को चाकू मार दिया था, लेकिन उसकी इस वारदात ने कई लोगों की जिंदगी को खाली कर दिया। हमले के बाद ब्लू मैनो शहर में जैसे सन्नाटा पसर गया। शोक में स्कूल के बाहर लोग इकट्ठा हुए और जुलूस निकाला। हाथों में मोमबत्तियां थी। लोगों ने उन मासूम चिरागों को याद किया जो इस दरिंदगी में हमेशा के लिए बुझ गए। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दे डाला, जिसके बाद उनके बयान पर हंगामा मच गया। दरअसल साध्वी प्राची ने मुसलमान लड़कियों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर वो इस्लाम की कुरीतियों से बचना चाहती हैं, तो हिंदू लड़कों से शादी करें। हिंदू लड़कों से शादी करिए, स्वर्ग की जिंदगी होगी। यहाँ तलाक का भी कोई मतलब नहीं है। 7 जन्मों का बंधन का विश्वास दिलाया जाता। साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, उन्होंने इस्लाम धर्म में प्रचलित पर्दा प्रथा पर भी निशाना साधा। मुस्लिम बहनों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, काश मेरी मुस्लिम बहनें हिंदू लड़कों से अगर शादी करेंगी ना, तो एक तो ये काले लबादे में बंद नहीं रहना पड़ेगा। साध्वी प्राची ने साईं बाबा के बारे में दिए गए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का भी समर्थन किया और कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं थे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या गलत कहा है? बिल्कुल ठीक तो कहा, पीर हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान भगवान होता है, भगवान नहीं है भाई। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही। वहां फिर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। 2 लोगों ने मंदिर की दीवार पर एंटी इंडिया स्लोगन तक लिख दिए। ओंटारियो के विसेंडर शहर में श्री स्वामीनारायण मंदिर में बुधवार को रात करीब 12 बजे ये घटना सामने आई। पुलिस को पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी मिला। इसमें काले कपड़े और नकाब पहने 2 आरोपी मंदिर की दीवार पर नारे लिखते नजर आए। विसेंडर पुलिस सर्विस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोपियों को वांटेड घोषित कर दिया। इससे पहले 27 मार्च को भी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई थी, जबकि 23 मार्च को ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन शहर के सिटी हॉल में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति पर भी तोड़फोड़ की गई थी। खालिस्तान समर्थकों ने स्प्रे पेंट से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लिखे थे। दरअसल कनाडा सरकार के सख्त एक्शन न लेने की वजह से खालिस्तानी समर्थकों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। खालिस्तान समर्थक लगातार हिंदू मंदिरों को अपने निशाने पर ले रहे हैं, हमला कर रहे हैं। कनाडा में पिछले साल जुलाई के बाद ये 5वां मौका है जब हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया हो। 30 जनवरी को कनाडा के मिसिसागा शहर के राम मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे थे। हिंदू हेरिटेज सेंटर में घुसे 2 व्यक्तियों ने दानपेटी और मुख्य कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। 25 जनवरी को ब्रैम्पटन शहर के गौरी शंकर मंदिर में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसके बाद भारतीय काउंसलेट जनरल ने बयान जारी कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इससे पहले 15 जनवरी को ब्रैम्पटन में ही हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। बीते साल नवंबर में पहली बार ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई थी। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में लेडी कांस्टेबल ने पुलिस कमिश्नर को नियमों की याद दिलाई। एसएससी परीक्षा के दौरान अचानक निरीक्षण पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर को लेडी कांस्टेबल ने नियमानुसार अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया। कांस्टेबल की ईमानदारी की तारीफ हो रही है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के अपमान के आरोप में छत्रपति संभाजी नगर के एक रैपर पर एफआईआर दर्ज हुई है। रैपर ने गाने में सीएम शिंदे और बीजेपी पर राजनीतिक तंज कसा था। कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है। अब एलओसी के पास अमन सेतु पुल को सेना ने पर्यटकों के लिए खोल दिया है।
बेंगलुरु में जुलूस के दौरान भीषण आग लग गई। मंदिर के जुलूस में कपूर आरती के दौरान बड़ी संख्या में रखे कपूर को जलाया गया। आग के फैलने की वजह से 6 बाइक जल गईं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाजार में भीषण आग लग गई। आग से कई दुकानें जलकर खाक हुई। अभी आग की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। 1 साल से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के और ज्यादा गंभीर होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। दरअसल आग में घी डालने का काम करते हुए पोलैंड ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने बताया कि उन्होंने 8 मिग-29 विमान यूक्रेन को भेज दिए हैं, जबकि 6 और लड़ाकू विमान जल्द ही यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। यही नहीं, एंड्रेस डूडा ने पश्चिम देशों से भी अपील की कि वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करे। Nie dało się zastraszyć, pomimo tego, że celem rosyjskich ataków są również obiekty cywilne, że bombardowane są domy mieszkalne, infrastruktura energetyczna, komunikacyjna. इस दौरान लंबे समय से पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमान मांग रहे जेलेंस्की काफी खुश नजर आए और उन्होंने पोलैंड की जमकर तारीफ की। Zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy। लेकिन पोलैंड की यूक्रेन को की गई मदद रूस को रास नहीं आई। बहुत मुमकिन है कि वो यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दे। बिहार में विधान परिषद चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। 5 सीटों पर हुए चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने बड़ा धमाका किया और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी समर्थित पार्टी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर के संगठन से जुड़े अफाक अहमद ने सारण में दिग्गज शिक्षक नेता केदारनाथ पांडे के बेटे को हराया, तो वहीं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव ने फिर से जीत हासिल की। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी जेडीयू उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। वहीं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी उम्मीदवार जीवन कुमार ने जीत हासिल की। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह जीते। 5 सीटों के नतीजों में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और उसे सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि चुनाव से पहले 4 सीटें महागठबंधन के कब्जे में थी। माफिया अतीक अहमद के परिवार का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अतीक अहमद के परिवार के कई सदस्य ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग करने वालों में अतीक का बेटा अली अहमद और भाई अशरफ भी शामिल है। ये वीडियो साल 2016 का बताया जा रहा है। 2.5 मिनट के इस वीडियो में 150 राउंड से ज्यादा फायरिंग की आवाज आ रही है। ये वीडियो प्रयागराज में अतीक अहमद के एक रिश्तेदार की शादी का है, जिसमें पंडाल के नीचे लाइन से एक साथ दर्जनों लोग खड़े दिख रहे हैं। इन सभी लोगों के पास तरह तरह की बंदूकें हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर गोलियां चला रहे हैं। इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां फायरिंग हो रही है उसके सामने की ओर माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ भी बैठा दिख रहा है। तभी फायरिंग के बीच अतीक अहमद का बेटा अली अहमद अपने चाचा अशरफ के पास आता है और उससे पिस्टल मांगता है। फिर अशरफ अपनी पर्सनल पिस्टल लोड करके अली को पकड़ाता है और अली गैंगस्टर स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। अब अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका के मिसूरी और इलिनॉय में सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा दिखाई दिया। बताया यह जा रहा है कि यहां टॉर्नेडो ने तबाही मचाई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। ये टॉर्नेडो अमेरिका के अलग अलग राज्यों में पिछले 1 हफ्ते से दस्तक दे रहे हैं और अब तक मिसूरी, इलिनॉय, मिसिसिपी समेत 8 राज्यों में भयंकर बर्बादी ला चुके हैं। टॉर्नेडो से हुई तबाही की ताजा तस्वीरें मिसूरी से आई हैं, जिसमें मकानों की छतें टूटी हुई नजर आईं। तूफानी हवाओं की वजह से बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए। उनकी चपेट में आए घर, मकान और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें तबाही के बीच लोग मलबा समेटते दिखाई दिए। कई इमारतें ऐसी धराशायी हुई कि रहने लायक भी नहीं बची। मिसूरी में इस टॉर्नेडो में 80 से ज्यादा ढांचे तबाह हो गए, जिसमें 12 इमारतें थी। पिछले हफ्ते अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में तूफानों ने कहर बरपाया, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई थी।